भजनलाल सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल खत्म भी हो चुके हैं। अब आज नया साल है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए नए साल में क्या बड़ी चुनौतियां होगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर बीते 2 साल से आरोप और प्रत्यारोप लगाने में लगी थी। अब नए साल में ये दोनों ही पार्टियों के लिए क्या बड़ी चुनौती रहेगी, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा है। मनोज जी, क्या लगता है, देखिए बीते 2 साल में तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, अब नए साल में राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या बड़ी चुनौती होगी? देखिए, अगर बात की जाए 2 साल की भजनलाल सरकार की, तो 2 साल के अंदर में अगर राजनीतिक गलियारों में कभी भी समय की कोई मर्यादा नहीं होती और समय की कोई एक तरह से लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि पार्टी जैसे सरकार बनाती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो ये मान के चलिए कि इन 2 सालों के अंदर भजनलाल सरकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर रही है कि 2 साल में हमने 70% हमारे काम किए हैं, इनका जो घोषणा पत्र था उसके आधार पर हमने 70% काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन इसका फैसला क्या है तकरीबन 2 साल के बाद में होगा, 3 साल के बाद में होगा, क्योंकि जनता ही वोट देती है, ना कि कार्यकर्ता तो केवल वोट निकाल के लेकर आते हैं। और रही नई साल की बात, तो भारतीय जनता पार्टी इस नए साल के अंदर में अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा। वो सामना कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी नियुक्तियां, राजनीतिक नियुक्तियां, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से जन सुनवाई चालू कर रखी है, तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई के अंदर में आखिर क्यों जरूरत पड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए? इसे लग रहा है पंचायती चुनाव पास में है, नाराजगी चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, क्योंकि आप जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पार्टी के कुछ आदेशों से खुश नहीं है। मंत्री जो है अपने घर में बात तो करते हैं, लेकिन वो अपने जो वीआईपी ट्रीटमेंट उनके जो मनोज जी, देखिए बीते दिनों देखने को मिला था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसुनवाई में कार्यकर्ता पहुंच रहे थे कि मंत्री जिलों में सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, और मंत्री कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो इसलिए हावी है क्योंकि क्या है कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक दूसरे पे आरोप मढ़ना है, क्योंकि सरकार और सरकार के अधीन कर्मचारी होते हैं। अगर सरकार के कर्मचारी ही काम नहीं करेंगे, अगर मंत्री के काम नहीं करेंगे, तो ये तो एक समझने वाली बात है। हम इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो मेरे तो ऊपर नहीं उतरती कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की मनमर्जी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। नेताओं की मनमर्जी के हिसाब से वो इस चीज़ को पास नहीं कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए मैंने कह दिया इस आदमी का ट्रांसफर मुझे यहाँ चाहिए, अगर वहां पर नहीं है तो उस मनमर्जी के हिसाब से काम नहीं कर रहे। लेकिन कुछ हद तक सरकारी जिस हिसाब से सुधांशु पंत को हटाया गया, तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और मंत्रियों में नाराजगी को भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि आज की तारीख के अंदर सरकार की मुख्य सचिव को लेके आए थे, जब भी चर्चा शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। इन 2 सालों के अंदर में मुख्य सचिव कई ऐसे, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा। अभी मौजूदा एमएलए हैं, तो मौजूदा एमएलए गए थे सुधांशु पंत से मिलने के लिए, तो यानी पूर्व मुख्य सचिव से जब मिलने के लिए गए तो उनसे पूछा था कि भाई है ना मैं मिलने आया हूँ, तो उन्होंने कहा जल्दी बोलिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं अकेला मिलने के लिए नहीं आया, मेरे पीछे 92,000 लोग आए जिन्होंने मुझे वोट दिए। तो सुधांशु पंत जी ने उनको 2 मिनट का समय दिया, और देने के बाद में उनको लगा कि यार है ना, क्योंकि विधायकों में और मुख्य सचिव में तालमेल नहीं था, तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है उनको हटाने का ये भी रहा हो। और ये आरोप तो देखिए मैं नहीं मानता कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। हाँ, क्या लगता है कि नाराजगी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही थी, और स्थिति को वक्त रहते प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाप लिया, क्योंकि आगामी समय में पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव में अगर नाराजगी देखने को मिलती तो हार का सामना करना पड़ता, तो स्थिति को भापते हुए कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं पांडे जी, आपने अगर शायद देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जयपुर में पार्षदों के उपचुनाव हुए थे 63 नंबर वार्ड के अंदर में, और जिस प्रकार से वहाँ बीजेपी बिल्कुल तीसरे नंबर पे रही, तो ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं संदेश था कि मौजूदा सरकार की मौजूदा मेयर होने के बावजूद वहाँ पर तीसरे नंबर पे भाजपा रही। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल छोटे छोटे चुनाव को भी बड़ा चुनाव मानती है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल चुनाव जीतने का है। आज अगर जिस प्रकार से, तो इसलिए इनको कार्यकर्ताओं की याद आई है, कार्यकर्ताओं को एकजुट लाने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्यकर्ता एक भी काम नहीं हो रहे कार्यकर्ताओं के। कार्यकर्ता यहाँ तक कहते हैं कि भैया जिस सरकार को हम लेकर आए उसमें हमारे काम नहीं हो रहे, चाहे वो ट्रांसफर के काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, वो काम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए ये जो 3 दिन की जन सुनवाई चल रही है, कार्यकर्ता सुनवाई चल रही है, ये इनके लिए हो सकता है कि पंचायत और निकाय चुनाव में कुछ हद तक इनको फायदा दे सकती हो। विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोप 3 विधायकों पर लगे। रेवतान डांगी जो कि भाजपा से आते हैं, उसको लेकर मदन राठौड़ ने कहा ये एक नाटकीय रूपांतरण है। अब इसकी तुलना बीटीपी से की जाए, बीटीपी के विधायक ने भी जो है रिश्वत ली थी, जयकृष्ण ने, उससे तुलना की जाए तो उन्होंने कहा था वो दोषी है, ये नाटकीय रूपांतरण है।
देखिए बीटीपी के जयकिशन जो बाप पार्टी के विधायक आते हैं उनको पकड़ा भी था एसीबी ने, सवाल पूछने के, विधानसभा सवाल पूछने के पैसे लिए। देखिए अगर दोनों प्रकरणों की अगर बात की जाए तो दोनों प्रकरणों में डिफरेंट बहुत है। उन्होंने तो एक तरह से क्राइम किया ही है, क्योंकि आप आम जनता के सवाल पैसे लेके पूछ रहे हो तो ये तो क्राइम है बिल्कुल। लेकिन रेवत राम डागा ने जो किया है वो किसी संस्था को एक दरी 50,000 रुपए में टेंडर पास करवा रहे हैं, तो ये भी अपराध कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। जिस मदन राठौड़ तो क्लीन चिट यानी कि दे चुके हैं, जिस तरह का बयान उनकी ओर से चल रहा है कि नाटकीय रूपांतरण है। मैं वही बताना कर रहा हूँ, क्योंकि वो पकड़े गए थे पैसे के साथ में, ये तो वीडियो में दिख रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रदेश के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कह रहे नाट्य रूपांतर है, तो आप उस स्टिंग को भी चैलेंज कर रहे हैं जिसके किसी निजी पेपर ने किया है। उस स्टिंग को, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेपर है, देश का बड़ा पेपर है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। क्या वो कह सकते हैं कि मैं कहीं और बैठा था? क्या बनियान में बैठा हुआ विधायक वो अपने घर पे ही बैठेगा, ना कि किसी होटल के या किसी पार्क में बैठेगा? तो कहीं ना कहीं है। लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि रेवत राम डागा बीजेपी का मूल कोर कार्यकर्ता तो था नहीं, क्योंकि आरएलपी से निकल के इन्होंने भाजपा ज्वाइन की और भाजपा ज्वाइन करके भाजपा ने इनको पैराशूट की तरह टिकट दे दिया, वो जीत के आ गए। तो पार्टी एक तरह से देखा जाए तो इन पे 50-50 है। अगर ये चले भी जाएंगे सरकार को कोई नुकसान नहीं है, और इन पे आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये इनकी पार्टी के तो मूल कार्यकर्ता थे ही नहीं। तो ये मान के चलिए कि आज की तारीख के अंदर में अगर मदन राठौड़ कह रहे हैं कि हमने वीडियो के आधार पर उन पर कार्रवाई की है, तो ये इनका बयान थोड़ा सा मेरे को एक अजीब सा लगा कि वीडियो के आधार पे नहीं। आप ये देखिए, देश का एक बहुत बड़ा पेपर है, देश का बहुत बड़ा ऑनलाइन चैनल है उनका, उन्होंने स्टिंग किया है और उसमें साफ तौर पर दिखाया गया। सब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह एफएसएल को जांच के साक्ष्य थे वो सौंपे गए, अनुशासन कमेटी बैठाई गई, लेकिन अनुशासन कमेटी बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं, 6 तारीख को बुलाया भी है, लेकिन मदन राठौड़ तो शायद जिस तरह बयान दे रहे हैं क्लीन चिट देने में लगे हैं विधायक को। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक तरफ तो आप अपनी अनुशासन समिति को बुलाते हैं, उनके खिलाफ जो है 5 सदस्य बैठा के उनको नोटिस देते हैं कि आप हमें जवाब दीजिए। एक तरफ विधानसभा में सदाचार कमेटी बैठती है, सदाचार कमेटी से वो वक्त लेते हैं कि हमें वक्त चाहिए। तो ये तो मान के चली, चाहे विधानसभा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, इन पूरे प्रकरण में आराम से समय लगने वाला है। क्योंकि रितु राणावत जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने भी कहा कि मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। तो ये पहले ही प्रीपेड है प्लानिंग के कि भाई हम अगर ये कार्रवाई चलेगी जब तक चुनाव आ जाएंगे, हम अपनी जनता के बीच इस 2 साल के अंदर में अपनी जो छवि है इनकी, या तो वो साफ कर लेंगे या आगे खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि क्या है, आज विधानसभा अगर मान लीजिए फैसला लेती है, मैं नहीं कह रहा, अगर विधानसभा अगर में दोषी पाए जाते हैं, एफएसएल में इनकी रिकॉर्डिंग, इनके स्टिंग, इनकी वॉइस ओवर, अगर लिपसिंग सब कुछ सही पाई जाती है, तो शायद हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्षों को ना चाहकर भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। क्योंकि अगर ये सीबीआई जांच की अगर मांग होती है तो ये मान के चलिए फिर मामला लंबा गया ये। निश्चित तौर पर ये थे वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा, जिन्होंने बताया तीनों विधायकों और बीटीपी विधायक जो कि पूर्व में जिन्होंने रिश्वत ली थी, इन सभी की जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। हालांकि 2026 में राजनीतिक पार्टियों में कितने उतार चढ़ाव होंगे इनके बारे में इन्होंने बताया कि लगातार बयानबाजी का दौर तो पूर्व में 2 साल में भी देखने को मिला, और आगामी दिनों में राजनीतिक पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती भी देखने को मिलेगी। निकाय चुनाव है, उसको लेकर भी दोनों ही पार्टियां मंथन करने में लगी है, और भाजपा, क्योंकि भाजपा को मंत्रिमंडल विस्तार भी करना है, तो ऐसे में तालमेल बैठाने की कोशिश भाजपा एक तरफ करने में लगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी करने में लगी है। सहयोगी राजेंद्र कुमार शर्मा के साथ मैं बसंत, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।